Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 12th class physics second chapter current electricity. इससे पहले जो वीडियो हमने कवर की थी उसमें हमने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को. आज हम कवर करेंगे रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद करंट, यानी कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम कवर करेंगे. तो देखें, शुरुआत करते हैं. मान लिया हमने कंडक्टर मान लिया कोई भी, कंडक्टर यूं एक कंडक्टर मान लिया हमने. ठीक है, इस कंडक्टर की हमने कोई न कोई पर्टिकुलर लेंथ मान ली, लेंथ L के बराबर. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया कैपिटल A. ठीक है, अब एक और चीज़ हम इसमें मानेंगे. मान लिया इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. हम क्या बोलेंगे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं जिसको, नंबर डेंसिटी, उसको हमने मान लिया n. तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, ये जो कंडक्टर हमने कंसीडर किया है, इस कंडक्टर में L लेंथ और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मान लिया. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम. ठीक है, अब अगर हम ये कैलकुलेट करें कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे टोटल चार्ज. टोटल चार्ज अगर निकालेंगे तो देखो ये आपका क्या है, वॉल्यूम. वॉल्यूम में नंबर डेंसिटी क्या है, n, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम के अंदर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे n इंटू AL. अच्छा, चार्ज निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E के बराबर हम चार्ज मान लेते हैं. तो हमारे पास टोटल चार्ज आ गया ये. तो हमारे पास टोटल चार्ज आ गया Q, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास NaL E के बराबर. ठीक है, अब दूसरी बात, जब भी हम यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहाँ से फोर्स लगेगा. तो जैसे ही फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो चार्ज कैरियर हैं ये मूव करेंगे. तो मूव करेंगे तो हमने मान लिया इनकी वेलोसिटी आएगी. तो वेलोसिटी इनकी कौन सी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हमने बोल दिया है VD. ठीक है, L लेंथ है. ओके, अभी हम क्या बोलेंगे, हम करंट निकाल लेते हैं. करंट I क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, यानी कि Q/T. सिंपल ये बोल दे. अच्छा, Q हमने निकाल लिया है. T इस कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और वेलोसिटी VD के बराबर. तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं. तो हमारे पास यहाँ से I इज इक्वल टू Q कितना आया, NaLE अपॉन T. टाइम कितना आया, L/VD. ये आया हमारे पास. L से L कैंसिल हो जाएगा, तो I किसके बराबर आया, NeA, और ये VD ऊपर चला जाएगा. ये रिलेशन आया हमारा. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास ये फाइन रिलेशन तैयार हो गया है. यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास E/m और रिलैक्सेशन टाइम. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो. देखते हैं एक बार, अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास आया I इज इक्वल टू NeA, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हमने रख दिया E इलेक्ट्रिक फील्ड
टाउ अपॉन एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, ठीक है। अभी ये तो आ गया हमारा रिलेशन। अब अगर मान लिया यहाँ से हम ओम्स लॉ निकाल लें, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें, तो देखो वो भी कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं। देखो ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है? ई इज इक्वल टू, हमेशा क्या होता है? ई इज इक्वल टू वी बाई एल। ई इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई एल। तो अगर हम ई की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो देखो क्या आया? आई इज इक्वल टू एन ई ए, और ब्रैकेट में हमने रखा ई टाउ अपॉन एम, और ये जो कैपिटल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने रख दिया वी अपॉन एल। ये आया हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम क्या करें? वी अपॉन आई रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे? वी अपॉन आई इज इक्वल टू, बाकी एक साइड ले आते हैं, बाकी एक साइड ले, देखो आई नीचे चला गया, बाकी ये इस साइड जाएगा, यानी कि एम एल अपॉन एन ई इंटू ई स्क्वेयर ए और रिलैक्सेशन टाइम। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये किसके बराबर आया? वी अपॉन आई क्या होता है? आर। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। अच्छा हाँ, रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी निकालना है तो क्या करें? एरिया 1 कर दो और लेंथ 1 कर दो, लेंथ भी 1 एरिया भी 1, तो रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी? एम अपॉन एन ई स्क्वेयर और टाउ। ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखनी है, बेसिक सा कंसेप्ट है, कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से सिंपल जैसे क्वेश्चन हम पुट कर सकते हैं, जैसे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथ, कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, मास बढ़ेगा, मतलब लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नंबर डेंसिटी, ये सारे पॉइंट्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। ऐसा ही आप सिंपल रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग डील कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो रेजिस्टिविटी में जब भी पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ़ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज़ डबल्ड देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। देखो यहाँ पे लेंथ का ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना लेंथ है यहाँ पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ का रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फिक्स होती है, ठीक है। तो पजल करने के लिए कई बार क्वेश्चन पुट कर देते हैं, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के तभी उसको अटैम्प्ट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी से एक और रिलेशन निकल के आता है जो अभी हमने किया ना। देखो हमने क्या अटैम्प्ट किया, हमने बोला आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये तो आया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आया एन ई ए और वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है ई टाउ अपॉन एम। ये हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया है इसको हम नीचे ले आए, यानी कि करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू एन ई इंटू ई स्क्वेयर हो गया, और टाउ अपॉन एम और ई, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो करंट अपॉन एरिया ये क्या होता है? ये होती है करंट डेंसिटी। तो यहाँ से ये करंट डेंसिटी को लिखा हमने जे से, और हमारे पास ये वैल्यू आई एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू आई। अभी देखो अभी हमने किया था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, ये रेजिस्टिविटी आई थी। लेकिन यहाँ देखो अभी ये क्या है? 1/, ये रेसिप्रोकल है ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 1/ρ इंटू ई। अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये होती है कंडक्टिविटी सिग्मा, ये हम लिख देंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन ये निकल के आता है जो आपसे पूछ सकते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब इसमें क्या है, जैसे मान लिया हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, तो रेजिस्टेंस निकल के आया था हमारे पास ये एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ ए,
ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी अभी जो हमने डिराइव किया था। अब इसमें कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि कंडक्टर के रिगार्डिंग आपका रेजिस्टेंस कैसे चेंज करता है, इंसुलेटर के रिगार्डिंग, सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। तो इसमें मेन आता है टेम्परेचर इफेक्ट। जो लेंथ और एरिया है वो तो सिंपल 10th क्लास वाला बेसिक है, लेकिन अभी इसमें एक नया है जो टेम्परेचर इफेक्ट आएगा, वो क्या है। ठीक है, टेम्परेचर से क्या होता है, ये जो आपका टाव है ना, रिलैक्सेशन टाइम, इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। देखते हैं क्या है। देखो, अगर हम कंडक्टर की बात करें, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या है, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। हमारे पास ये बात निकल के आती है। तो क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो थर्मल वाइब्रेशंस शुरू हो जाती हैं। जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी आएगी और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो वो एनर्जेटिक हो जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात, टेम्परेचर बढ़ा तो मोर एनर्जी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोशन फास्ट होगा। फास्ट मोशन की वजह से वो जो कोलिजन है वो बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएगा, कोलिजन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कोलिजन्स के बीच में जितना टाइम लगता है। अभी अगर कोलिजन फास्ट होंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ करेगा। अगर ये रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी। तो एक ये कंसेप्ट निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन tau decreases and hence R increases कंडक्टर के केस में। अच्छा, ये एक सिंपल रिलेशन होता है इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं कई बार, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लिया हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होके आएगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है RT। किसी भी टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो क्या होता है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी और प्लस बीटा टी स्क्वेयर। इस तरीके से टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन सिंपली अगर हम बात करें तो हम एक ये जो फैक्टर है ना, इसको अवॉइड कर देते हैं। हम सिर्फ इतना लिखते हैं RT रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, जो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा, और 1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, हम सिंपल ये लिखते हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखो, अगर R0 मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी। अभी यहाँ से हमने लिख दिया RT माइनस R0 और अल्फ़ा को एक साइड कर लिया और बाकी ले गए नीचे, R0 इंटू टी। ये रिलेशन आया हमारे पास निकल के यहाँ से। ठीक है, अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा क्या है, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अभी देखो इसमें है क्या, अब इसमें क्या आएगा, या तो क्वेश्चन आपसे टेम्परेचर ये कोफिशिएंट निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है उसमें क्या देगा वो, ये है R0। R0 मतलब ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आपका 0 डिग्री पे जो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो, और यहाँ है RT टेम्परेचर में किसी भी अलग, मान लिया यहाँ पे 0 डिग्री दिया, यहाँ आपका 300 दे दिया, या मान लिया आपका कोई भी वैल्यू दे सकता है वो, 40 50 जो भी उसका मन करे वो। और ये T क्या आएगा, T माइनस 0 मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल। इसको दूसरे में अगर हम शॉर्ट करके अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लेके चलें तो इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगी। तो मैं सिंपल बोल दूं आपको, जैसे मेटल्स के केस में ये हम हटा दें तो हम बोल दें फॉर मेटल्स मतलब कंडक्टर। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी
पॉजिटिव। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है रेजिस्टेंस का, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर, इन दोनों के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव। ठीक है। तो हम बोलेंगे जब सेमीकंडक्टर का या इंसुलेटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है। इसी कंसेप्ट के बेस पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, दो कंसेप्ट और लाते हैं इसी को अगर यूज़ करें। एक तो होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक डिवाइस होती है छोटी सी जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस फॉल करेगा अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। ठीक है। ये कंसेप्ट यूज़ कर रखा है हमने, यानी कि थर्मिस्टर को हम मेनली यूज़ करते हैं, जैसे हम सिंपल बोल दें फायर अलार्म। फायर अलार्म में हमने थर्मिस्टर को यूज़ किया, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसमें हम फायर अलार्म्स को यूज़ करते हैं। उसका मेन कंसेप्ट क्या होता है? जैसे उसका रेजिस्टेंस हाई है, एक बाईपास हमने वायर कनेक्ट कर रखी है तो उसका रेजिस्टेंस अभी हाई है, तो जैसे ही टेम्परेचर कहीं पे भी मतलब आग जलेगी, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वहाँ का, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से वो सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे हम थर्मिस्टर के अंदर, तो वहाँ पे उस सेमीकंडक्टर वायर का जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से वो डिक्रीज़ करेगा, और जैसे ही वो डिक्रीज़ करना शुरू करेगा तो उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगा, जिसके साथ एक हम बज़र कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस लो हो जाएगा वो करंट शुरू हो जाएगा, बज़र तक आपका करंट पहुंचेगा और अलार्म आपका साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई ना कोई फायर कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे। ठीक है। तो हम चेक कर देते हैं। और इसी बेस पे एक चीज़ आती है सुपर कंडक्टिविटी, या सुपर कंडक्टर हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब होता है हम सुपर कंडक्टर तैयार कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, हम उसको कैसे बनाएं? तो हमारे पास जैसे हमें पता चला कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज मतलब चेंज करते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जैसे भी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करता है। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने टेम्परेचर को वेरी किया काफ़ी, और मटेरियल्स का रेजिस्टेंस चेक किया टेम्परेचर के साथ। तो हमने क्या देखा, वहाँ पे कुछ एक मटेरियल ऐसे हैं जो बिल्कुल निग्लेजिबल रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। ठीक है। और जैसे इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो सिंपल हमने जो शुरू किया, जैसे मरकरी पे काम किया, तो मरकरी में क्या देखा हमने कि 4.2 केल्विन पे, मरकरी 4.2 केल्विन पे निग्लेजिबल रेजिस्टेंस शो करती है। इसी तरीके से लेड 7.2 केल्विन पे निग्लेजिबल रेजिस्टेंस शो करता है। तो अलग अलग मटेरियल्स को हमने चेक किया और टेम्परेचर को वेरी करके हमने उनके रेजिस्टेंस को बहुत लो कर दिया, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। तो ये जो कोई भी सुपर कंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। हाँ, इसके फ़ायदे भी हैं, सुपर कंडक्टिविटी के काफ़ी सारे यूज़ हैं। जब भी सुपर कंडक्टर बनेगा तो देखो एनर्जी लॉस नहीं होगा, सबसे ज़रूरी है एनर्जी लॉस अवॉइड कर देंगे हम, ख़त्म हो जाएगा। अगर सुपर कंडक्टर बनेगा तो एनर्जी लॉस होगा तो स्पीड इंक्रीज़ करेगी, स्पीड इंक्रीज़ करेगी। तो जैसे हम सुपर कंप्यूटर जो बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये था बेसिक आज के वीडियो में। इन टॉपिक्स में से किसी में कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। Subscribe for more videos.